गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 3 राज्यों को देखा था कि उनके आंकड़े हमने प्रस्तुत किए थे कि उनकी प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है और शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे बिहार है, साक्षरता दर में सबसे आगे केरल है और निवल उपस्थिति अनुपात में भी केरल सबसे आगे। अगर हमें देखना है कि अगर हम विकास के मापदंड को मापते हैं कि हम किसी भी देश का, किसी भी राज्य का अगर विकास को देखते हैं कि क्या वो विकास प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है या अन्य चीज़ों पर भी, तो इस सामने देखने पर आता है कि जो महाराष्ट्र है भले ही उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, लेकिन शिशु मृत्यु दर में वो केरल से ज़्यादा है, साक्षरता दर में भी वो केरल से कम है और निवल उपस्थिति अनुपात में भी वो केरल से पीछे है। तो तीनों राज्यों में से हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को छोड़कर केरल सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम है। तो इन सब आंकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो केरल है उसका विकास हम कह सकते हैं कि हो सकता है। अब आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। अब ये भी कि बाकी सब में केरल आगे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय में महाराष्ट्र क्यों आगे हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। यानी हम चीज़ों से भौतिक चीज़ें, हम पैसों से भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, मैंने आपको पहली कक्षा में भी बताया था, लेकिन हम पैसों से अभौतिक चीज़ें नहीं खरीद सकते, जैसे सम्मान है, सुरक्षा है, ये हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं और ना ही पैसों से हम अपना एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की सिर्फ पूर्ति कर सकते हैं। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। यहाँ द्रव्य का अर्थ है आपके लिए पैसा, कि आपके पास भले ही कितना पैसा हो लेकिन आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए तो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता है जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास आज के आप संदर्भ में देखें कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है, भले ही लोगों के पास कितना भी पैसा है लेकिन पैसा उन लोगों को उस बीमारी से नहीं बचा पाया है। तो हमें आसपास का अपना वातावरण है जो संक्रामक वातावरण है, उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम द्रव्य से यानी पैसों से सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है, वो क्या है? वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। कि किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है या हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना अच्छा है। यानी आप कोई भी ग्रुप है, एक ग्रुप में हम एक गार्ड रखते हैं और कुछ लोग हैं जो हर घर के लिए अपना अलग अलग गार्ड रखते हैं। आप क्या करते हैं? अगर आप एक गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज के इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। तो यानी कि हमारा जो समुदाय है, आसपास का वातावरण जैसा होगा हमें वैसा ही
वातावरण मिलेगा। अगर पढ़ा लिखा वातावरण है तो हम पढ़ लिख पाएंगे, अगर पढ़ा लिखा वातावरण नहीं है तो हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। तो केरल में हम कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं प्राप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपना आगे स्वास्थ्य कर्मी बन सकते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की आय ही महत्वपूर्ण रखती है, बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी महत्व रखती है। अब कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। तालिका 1.3 और 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या महाराष्ट्र बिहार में साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? देखिए यहाँ पे प्रश्न है। पहला प्रश्न अगर देखते हैं कि महाराष्ट्र बिहार में साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में। तो क्या हम देखते हैं कि महाराष्ट्र आगे है बिहार से महाराष्ट्र आगे है कि प्रति व्यक्ति आय में भी और बाकी सुविधाओं में भी। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता होता है। तो ये आपको अपने स्वयं ही करना है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं कि जो सरकार सुविधाएं हमें उपलब्ध कराती है कि वही सुविधाएं हमें पर्याप्त हैं या कोई और अन्य कारक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए 75% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, लेकिन झारखंड में केवल 8% लोग। तो राशन की दुकानों का जो प्रयोग करेंगे तो राशन पे क्या होता है कि सस्ते हमें अनाज मिलता है, तो जहाँ सस्ता अनाज लेंगे तो वो 75% लोग हैं तो वो उनका जो जीवन स्तर है ज़्यादा बेहतर होगा, और जो झारखंड का है वो बेहतर नहीं होगा। अब हम कार्यकलाप 2 भी देखते हैं। तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है यहाँ पर कि ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष है 76% और महिलाएं हैं 54%। 10 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर है 90%, महिला है 87%। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 85% और जो महिलाएं हैं वो 82%। तो अगर हम इन तालिकाओं को भरेंगे तो क्या देखते हैं, सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं। ग्रामीण पुरुषों के लिए कितनी है साक्षरता दर इसमें पूछा है, तो यहाँ पर आप इनको वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको ये पूरा करना है। तो ये आप स्वयं ही करेंगे, तो अगली कक्षा में हम इसे पूरा करेंगे। तो आज आप ये कैलकुलेट करके रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।